Hello everyone, myself Devkan Sharma, Associate Professor Jyoti Devilal College of Pharmacy, Jagadri. Today our topic of discussion is presentation of data and protocol from the unit designing research methodology. In today's lecture, we will study about how to present a data, what are the methods of presentation of data, and after that we will study about the protocols, what is protocol, what are the aims of the protocol, what are the steps involved in writing a protocol, and what are the benefits of the protocol. So we will start about this. First is presentation of data. The data what which we have collected are in the form of disorder. uh, so disorderly information is collected in this data. So before presenting the data, we have to follow some methods, and there are three methods which we used in the presentation of the data. First is the textual presentation, second is tabular or tabulation presentation, and third is the graphical presentation. So first is textual presentation. In textual presentation, the data are presented in the form of a paragraph. एक पैराग्राफ की फॉर्म में हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम प्रेजेंट करते हैं, बट दिस मेथड इज नॉट मोर इम्प्रेसिव, इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव मेथड. ये मेथड बड़ा इफेक्टिव नहीं हो पाता है, ना ही कोई इम्प्रेसिव होता है, ना ही इस मेथड से कोई इंडिविजुअल जिसको हम डाटा प्रेजेंट करते हैं वो उसको स्टडी समझने के लिए, जो हमारा डाटा है उसको समझने के लिए उसे बार बार उसको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है. इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि 150% इंटरव्यूड एंड द फॉलोइंग कंप्लेंट्स वर नोटेड. 27 for lack of books in the library, 25 for dirty play area, 20 for the lack of workshop apparatus, and 17 for a not well maintained campus structures. अगर इस तरीके से एक पैराग्राफ की फॉर्म में हम किसी डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज़ नॉट ए इम्प्रेसिव फॉर्म. और किसी को समझने के लिए भी इसमें बहुत उसको बार बार जो है स्टडीज़ को क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको रीड आउट करना पड़ेगा इसको कि क्या क्या डाटा बनाया है, क्या इसके किस तरीके से इसमें क्या क्या काम किया गया है. ठीक है. तो नेक्स्ट मेथड इज टेबुलेशन मेथड और टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा. टेबुलेशन मेथड में और टेबुलर मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा डाटा है हम उसको एक टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. तो tabulation is a method of presenting the data in the form of tables so that the result can be easily interpreted, and the purpose of tabulation is to present maximum possible information in minimum possible space. कि हम अपनी जो maximum information को एक minimum space में present कर सकें. तो एक टेबल की फॉर्म में हम इसमें डाटा को प्रेजेंट करते हैं. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेबल विच वी यूज्ड इन टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मेथड. तो फर्स्ट इज सिंपल टेबल और वन वे टेबल. सिंपल टेबल में क्या करते हैं, ये तब यूज करते हैं जब क्लासिफिकेशन एक एक वन करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग प्रेजेंट की जाए. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा है कि स्टूडेंट्स हैं अपने पास अलग अलग कोर्सेज के. तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम क्या करते हैं, दो कॉलम बनाते हैं, टेबल बनाते हैं. उसमें एक कॉलम में स्टूडेंट्स का नेम देते हैं, दूसरे में टोटल स्टूडेंट्स. तो एमबीए के स्टूडेंट्स कितने हैं, 200. एग्जाम्पल को अगर हम यहाँ पे स्टडी करें तो यहाँ पे देखिए एक टेबल दिखाई गई है ये वाली, और उसमें क्या कैसे उसको प्रेजेंट किया गया है कि एमबीए के स्टूडेंट्स कितने हैं, 200, पीजीडीबीएम के कितने हैं, 100, एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 300. सो दिस इज सिंपल टेबल और वन वे टेबल. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स टेबल. कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या होता है, जिसमें मोर देन वन करेक्टरिस्टिक को प्रेजेंट किया जाता है, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल. और ये कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज टू वे टेबल. टू वे टेबल में क्या होता है, जब जब हम टू करेक्टरिस्टिक्स को क्लासिफाई करते हैं इन वन डेटा. एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आप, 2-1 वाले में क्या कैसे दिखाया गया है कि फर्स्टली क्या है, नेम ऑफ द कोर्सेज, एंड सेकेंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. उसको हमने फर्दर डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स.
एंड लास्ट कॉलम में क्या है, टोटल स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा टू वे टेबल्स। नेक्स्ट इज थ्री वे टेबल। थ्री वे टेबल में हम क्या करते हैं, जब मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंटरलेटेड विद ईच अदर, देन दिस इज नोन एज थ्री वे टेबल और ट्रिपल टेबल। जब हम मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करते हैं, देखिए इसमें कैसे दिखाया गया है। फर्स्ट कॉलम में हमने क्या किया है, कोर्सेज को लिया गया है। नेक्स्ट इज नॉर्थ रीजन स्टूडेंट्स, उसमें भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, एमबीए के 80 इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में 60। बट इन साउथ रीजन फर्स्ट ईयर 40 एंड सेकंड ईयर 20 एंड टोटल नंबर ऑफ 80 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 20 इज 200। सिमिलरली पीजीडीबीएम के तो लास्ट में क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर, टोटल नंबर ऑफ सेकंड ईयर इन नॉर्थ रीजन, टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर इन साउथ रीजन, टोटल नंबर ऑफ सेकंड ईयर इन साउथ रीजन एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीपल वे टेबल। इन मल्टीपल वे टेबल it is constructed in the same way as one way table or two way or three way tables are constructed, but the difference is that there are multiple characteristics which are used in the tabulation। जब हम इसमें मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हैं तब उसे बोल देते हैं मल्टीपल वे टेबल। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, सबसे पहले हमने दो कोर्सेज लिए हैं, एमबीए एंड पीजीडीबीएम। उसके बाद हमने स्ट्रीम लगाई है इसमें कि कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट है। ग्रेजुएशन स्ट्रीम में आर्ट्स के कितने हैं, साइंस के कितने हैं, कॉमर्स के कितने हैं, बीबीए के कितने हैं, आर्ट्स के कितने हैं, साइंस के कितने हैं। पीजीडीबीएम में सिमिलरली पीजीडीबीएम में आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स और बीबीए के स्टूडेंट कितने हैं। फिर इसको डिवाइड किया गया है नॉर्थ रीजन में और सेकेंड रीजन में और टोटल स्टूडेंट्स में। मीन्स फर्स्ट ईयर में नॉर्थ रीजन में फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट हैं, नॉर्थ रीजन में सेकंड ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं, साउथ रीजन में फर्स्ट ईयर में कितने हैं और साउथ रीजन में सेकंड ईयर के कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सिमिलरली। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन टेबुलर मेथड। नेक्स्ट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। ग्राफ के थ्रू हम कैसे अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ए ग्राफ इज ए विजुअल फॉर्म ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एंड ए ग्राफ इज मोर अट्रैक्टिव देन ए टेबल ऑफ फिगर। इवन ए कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द डाटा फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, एक सबसे एक अट्रैक्टिव मेथड होता है किसी भी डाटा को प्रेजेंट करने का। और ग्राफ में कंपैरिजन कैन बी मेड बिटवीन टू और मोर फिनोमिना वेरी इजीली and the most commonly used graph are or the methods are bar charts, line charts and frequency curve। next come to the bar charts। तो bar charts में क्या होता है, these are used to present the comparison of various categories in the form of horizontal and vertical bars। horizontal and vertical bars इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं। एक हमारे पास एग्जांपल दिया गया है कि हमारे पास एक डाटा है, इसको हमें क्या करना है, एक बार डायग्राम में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हमारे पास ईयर दिए गए हैं 2006, 2007, 2008, 2009 एंड 2010 और प्रोडक्शन दी गई है इन टन्स 45, 40, 42, 55 एंड 50। अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बार चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईयर्स को हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस में, और जो हमारी प्रोडक्शन है इन टन्स उसको हम लेते हैं वाई एक्सिस पे। तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल बार चार्ट बनाते हैं, इसमें बार्स बनाते हैं इंडिविजुअल जो हमारे रहते हैं। तो 2006 के लिए कितना है 40, तो हम 2006 जो हमारा एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे 40। सिमिलरली 2007 के लिए, 2008 के लिए, 2009 के लिए एंड 2010 के लिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और इसमें जो बार्स बनते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बार चार्ट्स। नेक्स्ट इज लाइन चार्ट्स, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ डाटा। In the line chart, it consists of numerous points interconnected through straight lines, and generally line charts are used to denote the fluctuation in the data over a given time of period। हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि हमारे पास एक
क्या दिया गया है, एक टेबल दी गई है जिसमें यहाँ पे देखिए आप, ये टेबल दी गई है, इसमें क्या है, यहाँ पे इलैप्स टाइम दिया गया है और स्पीड दी गई है। ठीक है, तो हम इसको एक कैसे हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो ग्राफ में लाइंस होती हैं उसको हम टाइम को ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे और स्पीड को ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो स्पीड है उसको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, एंड सिमिलरली वाई एक्सिस पे जो स्पीड है 0 to 10 20 30 एंड 40 एंड अबव टू 40 50 तक ले सकते हैं सर यहाँ पे। तो इसको हम इन डॉट्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और एट द लास्ट इन डॉट्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। सो दिस इज द लाइन चार्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेथड ऑफ डाटा। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी का, if the middle point of the upper boundaries of the rectangle of a histogram is corrected by a smooth freehand curve, then that diagram is called a frequency curve। frequency curve को अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं बेटा, तो इसमें क्या आता है, स्कोर्स दिए गए हैं हमारे पास और फ्रीक्वेंसी दी गई है। स्कोर दिए गए हैं 140 to 144, 135 to 139, और यहाँ पे क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी। तो इसको जैसे ही हम सॉल्यूशन क्या रहता है इसका, फर्स्ट स्टेप रहता है कि हम जो हमारे पास जो डाटा रहता है उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए तो देखिए यहाँ पे नीचे 90 to 94 में कितना है, फ्रीक्वेंसी 1, 95 to 99 2, एंड सिमिलरली 110 to 114 6। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हमारे जो स्कोर्स मिले हैं उसको लेते हैं और जो फ्रीक्वेंसी है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं। और इसमें जो ये बार्स हम बनाते हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आप यहाँ पे ग्राफ में देखते हैं 90 to 94 वाली जो फर्स्ट है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 1, लेकिन अगर नेक्स्ट एडजेसेंट टू दिस 95 to 99 दैट इज 2। सिमिलरली नेक्स्ट 3 4 6 4 5 6 9, ठीक है। सिमिलरली फिर ये यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो जो हमारे मेथड है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के कितने हैं, 3 मेथड्स, टेक्सचुअल, टेबुलर एंड ग्राफिकल। नेक्स्ट वी कम टू द प्रोटोकॉल कि प्रोटोकॉल क्या होता है, क्या इसके एम्स हैं, कैसे प्रोटोकॉल को राइट किया जा सकता है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, ए प्रोटोकॉल इज दिस समराइजिंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम एंड रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी एंड मेथोडोलॉजी टू बी फॉलोड। एक प्रोटोकॉल क्या होता है, एक समराइज फॉर्म होती है, किसी एक समराइज फॉर्म में स्टेटमेंट होती है related to the problem of the study, related to the objective of the study and what methodology to be followed in the study. The protocol supports the study of all steps under execution, and the main focus of the to the study of the protocol is to state the problem and to state the objective and the suggestions. Now what are the key aims of the protocols? Its aim is to increase the query toward the research and to determine the other scientists' effort and to formulate hypotheses and objectives and to clarify ethical considerations and to advise about the essential procedure to resolving the queries and to focus on the needs and limitation for fulfilling the objectives. These are the aims of the protocol. Now, writing a protocol. Writing the protocol. What are the steps involved in writing a protocol? और कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, किनको हम फॉलो करके इनको प्रोटोकॉल को राइट करते हैं। फर्स्ट इज द टाइटल ऑफ द स्टडी। सबसे पहले स्टडी का जो टाइटल है वो दिया जाता है। द टाइटल शुड बी इन 12 to 15 वर्ड्स। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स,
लिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आती है, इसको किस किस कैसे अरेंज करते हैं, लिस्ट ऑफ कंटेंट and the page signed with the signature of the senior members, address detail of the research team. Next, project summary. For protocol, the summary of the project must be specific and brief. Introduction, background, overview of the project. जो प्रोजेक्ट हमें करना है उसका ओवरव्यू इन ब्रीफ and mentioning the subject in the simple manner. Now, study objectives can be it must be smart for S for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant, and T for time based. Next, methods and materials. What are the to describe the design of the study and the methods and approach used to achieve the proposed objective. Method and materials are given as below. First is study design. Second, study population or study subjects. Sample size. We have studied about sample size in detail in last lecture. Proposed intervention, data collection method. What are the methods used in the data collection? Data management and analysis, project management. These are the methods and materials. Next step is strength and limitations, ethical considerations, operational planning and the budgeting, reference system, how to arrange the reference, and last is annexer. The annexer to be attached at the end of the protocol and the listed as follows. First is informed consent form. It should include the informed consent form, letters of the conducting councils, draft questionnaires, केस रिकॉर्ड फॉर्म जिनको हम CRF भी बोलते हैं, बजट डिटेल्स and the curriculum vitae, CV of the chief investigator and co-investigator and their role in the study. Now, what are the benefits of the protocol? It permits the researcher to plan and the review the phases of the project, and it acts as a guide throughout the research and forces the time and budget estimates. So these are the benefits of the protocol. Thank you.